बड़ी खबर इस वक्त की जहां ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की मांग रख दी है। अब अटैक के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत ज़ेलेंस्की बता रहे हैं। हालांकि रूस को हराने के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जरूरत इस वक्त क्यों है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और रूस हाइमार्स की पहुंच से दूर लंबी दूरी की मिसाइलों की ये मांग ऐसे वक्त में क्यों की जा रही है, ये बड़े सवाल इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, बड़ा सवाल ये बना हुआ है क्या ये आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की की मुश्किल बढ़ा सकता है। किस तरीके से अब ये एक विनाशक हथियार की मांग यूक्रेन की तरफ से की गई है युद्ध के इस हालात में, जहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 महीने बीत जाने के बावजूद अभी युद्ध किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। इसीलिए इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है ये समझना कि ज़ेलेंस्की ऐसे में इन हथियारों की मांग, इन मिसाइलों की मांग क्यों कर रहे हैं। इसकी खूबी हम बता देते हैं एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले। इसका सबसे पहले पूरा नाम आपके सामने, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। ये कितने विनाशक साबित हो सकते हैं और क्यों ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में इनकी मांग कर रहे हैं, इसके बारे में बता दें कि ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाई थी। और इसी को लेकर इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इसकी दूरी पर अब आप गौर करिएगा, 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की आगे की रणनीति को लेते हुए इसकी मांग कर रहे हैं अमेरिका से। 160 से 560 किलो फ्लोट ये ले जा सकती है। लंबाई इसकी 3.98 मीटर है। और महत्वपूर्ण ये है कि इसकी मारक क्षमता को देखते हुए ही ये मांग की जा रही है। अब ज़ेलेंस्की को ये चाहिए क्यों, ये अगला बड़ा सवाल है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की जरूरत ज़ेलेंस्की को क्यों है, रणनीति क्या है, क्योंकि रूस की नई रणनीति से ज़ेलेंस्की लगातार परेशान होते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि रूस की फौज हाइमार्स की पहुंच से दूर है। अब रूस के अंदर हमला करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, और यही वजह है कि अमेरिका के सामने इसको लेकर एक बड़ी डिमांड रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका इसको लेकर राजी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आगे ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, बड़ा सवाल। चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजेश सर, ये सबसे महत्वपूर्ण वजह थी कि ज़ेलेंस्की जिस तरीके से अपना दायरा रशिया को लेते हुए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका भी कभी राजी नहीं हुआ है। अब ये डिमांड ऐसे समय में की जा रही है जहां पर और एग्रेसिव अप्रोच अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। बिल्कुल सही कहा। इसके पहले हम दो विषय बताना चाहूंगा मैं दर्शकों को, कि एक रूस की जो मेन फिलॉसफी थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन फोर्सेस, और सेकेंडली कॉजिंग पेन टू एंटायर यूरोप ड्यूरिंग द विंटर्स। अब ये दोनों चीज शायद विफल हो गई। यूरोप के लोगों ने पेन, एनर्जी शॉर्टेज का सह लिया है। हम लोग फरवरी के माह में चले गए हैं और एडजस्टमेंट हो गई। जहां तक डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेस का सवाल है, ये रिजल्ट हमारे सामने है। हमने ये देखा कि शुरू से आखिर तक कितने चेंजेस आए हैं रशियन ऑफेंसिव की स्ट्रेटेजी में, उसके बाद रिएक्शन में यूक्रेन का, और अभी हम देख रहे हैं विंटर खत्म होने को आया है। 11 से ज़्यादा महीने से लड़ाई चल रही है और शांति की कहीं पे कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सर, कब्जों के दावे के बीच इसकी मारक क्षमता को देखते हुए यूक्रेन किस हद तक बढ़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यूक्रेन के हाथ तंग है जब तक उसे सहयोग नहीं मिलता है। एक चीज रशिया ने जरूर किया कि नेटो को एकत्रित कर दिया 11 महीने में। जो भी फूट था या फूट होने की वजह थी वो खत्म हो गई है। और अगली ऑफेंसिव की तैयारी करनी है तो हमें टैंक चाहिए, हमें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल चाहिए, बिकॉज उस तरह का वॉरफेयर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश सर, और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल के जरिए बेहद ही विनाशक मिसाइल की डिमांड यूक्रेन की तरफ से की जा रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा ऑफेंसिव हथियार दिया भी जाएगा। अब देखिए एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस के MiG-31 का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और उसका ये लेटेस्ट वीडियो, MiG-31 की अचानक से जो उड़ान हुई है, इसके बाद हड़कंप मच गया है। रूस का MiG-31 स्पेशल ऑपरेशन पर निकला और उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, उगलेदार में रूसी सेना का भीषण अटैक हुआ है। इससे जुड़ी अहम खबर, यूक्रेन के हथियार डिपो को निशाना बनाकर यह हमला अंजाम दिया गया।
रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का अंदेशा है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है ये वीडियो। कैप्टन श्याम कुमार किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं, और अब बड़े बड़े फाइटर जेट्स देने की बात हो रही है। रूस की तरफ से भी तैयारी ये नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हमलों में किया जा सकता है। आपको तमाम तरह के फाइटर जेट्स उड़ाने का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। अगर इस जंग में फाइटर जेट्स के जरिए आगे की लड़ाई लड़ने की कोशिश की जाती है तो क्या बदलाव हम देखेंगे? वॉर एस्केलेशन जब होती है तो एयर पावर से होती है, और इसलिए आप देख रहे हो कि फिलहाल जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैक्स हो रहे हैं लगातार कुछ महीनों से सिर्फ ये पॉकेटेड अटैक्स माने जाते हैं, जो जिनका मेन हिस्सा ड्रोन्स हैं और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं जो लैंड बेस्ड रशिया के हैं और शिप से ब्लैक सी से छोड़े जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो आपने वो बिल्डिंग पे अटैक देखी थी, 84 लोग मर गए थे, वो भी एक एसएसएम अटैक था जो शिप से था, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने उस बिल्डिंग को नहीं मारा था, ये डिफेंस की मिसाइल की। लेकिन अभी तक यही हुआ है ना, या तो वॉरशिप्स के जरिए अटैक्स हुए, ग्राउंड पर हमने देखा मिसाइलों का इस्तेमाल होते हुए, ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा हवाई हमलों के लिए। लेकिन अगर फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होने लगा तो क्या बदलेगा? मैं बताऊं, जहां तक जेलेंस्की की डिमांड है, जर्मनी से उन्होंने टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट मांगे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे ये 93 एयरक्राफ्ट जो डिकमीशन होने वाले हैं, जिनको F-35 से रिप्लेस किया जाएगा, वो हमें दे दें, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी अभी भी काफी है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। वो एस्केलेट नहीं करना चाहते वॉर, और पुतिन और उनकी जो दिसंबर में बात हुई थी उसमें उनको काफी झड़प लगी थी पुतिन से, और उनको कहा गया था कि आप अपनी सोच बदलिए, यूक्रेन को डिस्ट्रक्टिव मोड पे ले जा रहे हैं, नाटो को मत लाइए आगे, हमें अपना काम करने दीजिए। ठीक है, पुतिन और नाटो के एक तरीके से नाटो एस्केलेट नहीं करना चाहता, खासकर जर्मनी और फ्रांस जैसे देश, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इस वॉर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पोलैंड जैसे देश है जो बहुत ही एग्रेसिव रहे हैं इस पूरे वॉर के दौरान। और देखिए, इस बीच एक बड़ा दावा बोरिस जॉनसन की तरफ से, बोरिस जॉनसन का पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप है। पुतिन ने मुझे मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी, बोरिस जॉनसन ने कहा है। वॉर से पहले पुतिन ने फोन पर धमकी दी थी, ये बोरिस जॉनसन ने कहा है। पुतिन ने कहा था, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। पुतिन ने कहा, बस एक मिसाइल और बस 1 मिनट लगेगा। तो बोरिस जॉनसन का इस वॉर के दौरान ये दावा है, ये एक तरीके से बड़ा आरोप है पुतिन के ऊपर। क्या क्या कहा है बोरिस जॉनसन ने, एक बार फिर से उसको देखते हैं। पुतिन पर उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, मिसाइल से उड़ाने की धमकी का आरोप। वॉर से पहले पुतिन ने फोन किया था, ये बोरिस जॉनसन ने कहा। पुतिन ने कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मिसाइल से सिर्फ 1 मिनट लगेगा। धमकी की वजह क्या है यह भी हम आपको बता दें। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर पुतिन नाराज चल रहे थे, इस आशंका को लेकर, और इसी मुद्दे पर पुतिन ने बोरिस जॉनसन से बात भी की थी। और ये उसी बातचीत के दौरान जो धमकी है उसका दावा बोरिस जॉनसन की तरफ से कहा जा रहा है। सचदेव सर, अब क्या मतलब है इस बात का? सही बोरिस जॉनसन है नहीं पावर में, जब थे तब कुछ बोला नहीं, अब इस बात का क्या, इस बोल बच्चन के क्या मतलब है? नहीं, इस बोल बच्चन तो अभी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के प्रयास में यूके के, दैट्स वन। ओके, सेकेंडली, यस, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, सॉफ्ट लैंग्वेज में या इस्तेमाल होते कहे गए होंगे। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ एयरक्राफ्ट को लेकर के, कि रशिया एयरक्राफ्ट भेजेगा, आप कह रहे थे ना हवाई वॉर होगी, अब उसके चांस कम है। यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम मिलने वाले हैं। अभी तक यूक्रेन के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थे, अब यूक्रेन के पास जब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएंगे तो रशियन एयरफोर्स यूक्रेन के ऊपर आने से और भी ज्यादा हिचकिचाएगी। थोड़ा बोरिस जॉनसन के बयान पर भी बात कर ली जाए। यूके देवनाथ साहब आतुर नजर आ रहे हैं इस पर बोलने के लिए। देवनाथ साहब, ये बताइए, क्या ऐसे लहजे में बात होती है क्या इतने बड़े नेताओं के बीच? व्लादिमीर पुतिन, बोरिस जॉनसन आपस में बात कर रहे हैं और पुतिन कह रहे हैं मैं तुम्हें मिसाइल से उड़ा दूंगा। देखिए समीर, मेरी खुशनसीबी थी कि एक समय ऐसा था कि मैं भी ऐसे बड़े बड़े सेक्रेटरीट में छोटा मोटा काम करता था। जब भी दो देशों के राजनयिकों के बीच में बातचीत होती है तो उभय पक्ष पूरी बातचीत को टेप रिकॉर्डर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अगर दूसरे देश का मुल्क का लीडर मेरे देश के लीडर से बात कर रहा है तो साइमल्टेनियसली मेरे देश के जो लीडर के सलाहकार हैं वो हेडफोन लगाकर ऑफिशियली उसी कमरे में या दूसरे कमरे में साथ में बैठे होते हैं, सुनते रहते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने नेता को तुरंत साइलेंटली बता देते हैं कि सर अब ऐसे बोलो। तो अगर पुतिन ने बोरिस जॉनसन को ऐसा कुछ किया होगा तो ये पूरा ऑन टेप, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, दिखाएं। मैं बोलता हूं मेरा सर सवाल ये था कि क्या अब ये कोशिश हो रही कि भाई पुतिन को और डिफेम करो,
पुतिन को एक तरीके से डेमोनाइज करो उनके कैरेक्टर को दुनिया के सामने। मैं आपको और दुख तो इससे नहीं क्या पहुंचाना हासिल होना चाहता। है? वो कह रहे हैं मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, 1 मिनट 1 मिसाइल, ये कौन सी बात है? सुनिए तो क्या बोल रहे हैं वो, किसको बोल रहे हैं? जो जानकारी उन्होंने दी है वो यही है कि वो तो मैं ये है। तुम्हें देखो दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे 1 मिनट लगेंगे मिसाइल से उड़ाने। ये तो ये बोल रहे कह हैं दिया। बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन वॉर पर सबसे विनाशक चेतावनी सामने आई है। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ माइकल क्लार्क ने दी है वार्निंग। आने वाले कुछ महीनों में विध्वंसक अटैक कर सकते हैं पुतिन। ये वार्निंग क्लार्क की तरफ से। F-16 न मिलने पर यूक्रेन कमजोर होगा। यूक्रेन के पास वेपन खतरनाक साबित हो सकते हैं, यह कहना है क्लार्क का। और वॉर जोन में विध्वंस से जुड़ी जो अहम डिटेल्स है वो आपको दे दें। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ की चेतावनी क्या है? रूस आने वाले वक्त में हवाई हमले बढ़ाएगा। कुछ महीनों में विध्वंसक अटैक की आशंका है। ये आशंका जाहिर की गई है। यूक्रेन को F-16 की जरूरत है। F-16 ना मिलने पर यूक्रेन कमजोर पड़ेगा। यूक्रेन को और डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, यह बताने की कोशिश की जा रही है क्लार्क की तरफ से। लेकिन इस आशंका में भी वही डर सबसे बड़ा कि कल को फाइटर जेट्स अगर इस्तेमाल किए जाते हैं रशिया की तरफ से ही, तो हम मैदानी जंग में बदलते हुए क्या देखेंगे? समीर, मैदानी जंग में बहुत कुछ बदलने वाला है फरवरी के महीने में। पहली बात, पश्चिमी मीडिया आकाश लगा रही है कि शायद टॉर्नेडो जर्मनी से मिल जाए यूक्रेन को, या F-16 अमेरिका दे दे यूक्रेन को। ऐसी हालत में मैदानी जंग और हवा जंग में बहुत फर्क आ जाएगा। समीर, मैं बता दूं, अगर सच्ची में ये फाइटर विमान यूक्रेन को मिल गए और इसके साथ साथ पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिल गए, तो वो इस जंग में एक नया कदम, नया छलांग होगा। यूक्रेन की जो फौज है वो शायद गलती से रूस के अंदर घुस के डीप अटैक कर दे। उससे इस युद्ध की परिणति और बहाव एकदम चरम की तरफ चली जाएगी। सही कह रहे हैं सर। और थोड़ी देर पहले पश्चिमी देश कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल यूक्रेन को कोई फाइटर विमान ना दिया आई जाए। गेस रविंद्र सर, आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर यहाँ पर मिल रहा है तो वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं आने वाले वक्त में युद्ध के इस मैदान में। लेकिन ज़ेपोरिज़िया को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां पर रूस की मजबूती ज्यादा हो गई है और ज़ेपोरिज़िया के 9 गांव पर रूस अगर कब्जे का दावा कर रहा है तो क्या ये एक बड़ी जीत है? क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से भीषण जंग हो रही है, दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, गोला बारूद दागे जा रहे हैं और उसी को लेकर बड़े दावे। यूक्रेन के साथ जंग में रूस का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ब्लाहोदात्ने के गांव पर कब्जे का यह दावा किया गया है। बाखमुट के पास डोनेत्स्क में है ब्लाहोदात्ने शहर। बाखमुट-टोवका नदी पार कर चुकी है रशियन फोर्सेस। रूस के कब्जे के दावे को यूक्रेन ने हालांकि खारिज किया। तो आखिर बाखमुट नदी को क्रॉस करने का मतलब क्या है? बाखमुट जो नदी है जिसको क्रॉस करने की बात कही जा रही है और जिस गांव का जिक्र किया जा रहा है, आखिर इस गांव पर कब्जे का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम बाखमुट की बात करें तो हालांकि सोलेडर पर तो पूरी तरह से कब्जे का दावा था, लेकिन बाखमुट पर पहले से ही कब्जे की बात रशिया करता हुआ नजर आया और अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो ब्लाहोदात्ने का आखिर सच क्या है? क्योंकि क्लेम्स दोनों तरफ से, रूस क्या बोल रहा है, यूक्रेन क्या बोल रहा है। रूस ये बोल रहा है कि एक गांव पर हमारा कब्जा हो गया, लेकिन यूक्रेन ये बोल रहा है कि नहीं, अभी भी हमारा कब्जा वहां पर बरकरार है। बाखमुट-टोवका नदी को हमने क्रॉस कर दिया है। यह एक बड़ी बढ़त है जिसका दावा रूस कर रहा है, लेकिन रूस के दावे में कोई दम नहीं है, ये यूक्रेन बोल रहा है। अगली बड़ी बात क्या है जो कि रूस की तरफ से क्लेम की जा रही है और इस पर यूक्रेन की तरफ से क्या, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्यों अहम है ब्लाहोदात्ने, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों अहम है? बाखमुट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है ब्लाहोदात्ने। डोनेत्स्क का यह प्रमुख शहर है। यानी आप देखिए, यहां पर आने वाले वक्त में युद्ध और भीषण होता नजर आएगा। रणनीतिक लिहाज से स्ट्रेटेजिकल अगर मूव की बात करें, बहुत अहम हो जाता है। डोनबास पर कब्जे के लिए बेहद जरूरी है। डोनबास पर रूस पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता है। रविंदर सचदेवा सर, आप शायद से इसी पर बोलना चाह रहे थे। ब्लाहोदात्ने का जिक्र क्यों जरूरी हो जाता है अगर दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिकल मूव, और अगर हम बात करते हैं बढ़त हासिल करने के लिए, क्यों जरूरी है? मैं इस पे आता हूं, पर मैं एक बिगर पिक्चर कहना चाह रहा था इसी बात को लेके। ये डोनबास में जो जंग वगैरह हो रही है और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी वाइज
मेरे को जो दिखता है रशिया के पास कोई गेम चेंजर का चांस बहुत कम है, अनलेस वेस्टर्न यूक्रेन, देखिए वेस्टर्न यूक्रेन बेलारूसिया के साथ बॉर्डर पे है, रशियन फोर्सेस वहां से आके वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर एक धावा बोले ताकि नेटो के आने वाले वेपन्स रोके जा सके। एक बड़ा अटैक अगर रशिया वो करे तब कुछ गेम चेंजर थोड़ा बहुत रशिया कर सकता है, अदरवाइज ये तो एक गांव लिया दूसरा गांव गया। आज खेरसौम की बात होती है, कल सुम्मी की, आज खारकिव की, अब इनकी एक एक गांव एक एक शहर, ये चलता रहेगा इस वॉर में। अदरवाइज अगर बड़ा चेंज होना है, थोड़ा कुछ एक नया फ्रंट टोटली, वो है रशिया। नहीं, लेकिन सर यहां पर एक अगर बड़े स्ट्रेटेजिकल मूव की बात करें तो जिस बाखमुट नुफ्का नदी को क्रॉस करने की बात कर रहे हैं और उस पर काउंटर क्लेम यूक्रेन की तरफ से, यानी इसकी अहमियत बढ़ जाती क्योंकि यूक्रेन ताल ठोक कर बोल रहा है कि नहीं, इस सीमा से आगे नहीं बढ़ा है रूस। ओके, इस जगह की इंपॉर्टेंस ये है कि बाखमुत जो है एक मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हब टाइप है, यहां से एक बड़ी रोड जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, तो अगर रशिया ने बाखमुत को कैप्चर कर लिया और डॉनबास कर लिया तो रशिया फिर दोबारा फिर से नॉट कीव की तरफ बट यस उसी तरफ जाने के कायम हो जाएगा, सेंट्रल यूक्रेन की तरफ। ओके, इसलिए ये टाउन इंपॉर्टेंट है बाखमुत का। एग्जैक्टली। अब कब्जे की इस लड़ाई में आप कह रहे हैं कि ऐसी रणनीति अपनाई जाए कि जिस रास्ते हथियार आना है उसी रास्ते पर किया जाए वार। लेकिन इस बीच ज़ेपोरिज़िया को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जहां पर अब यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर अटैक को लेकर भी खबर है। अब रूस ने मिलिट्री हैंगर को निशाना बनाया है और मिसाइल अटैक में यूक्रेनी मिलिट्री हैंगर पूरी तरीके से हो चुका है तबाह। बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन पहुंच गई है। ब्रिटेन में चैलेंजर 2 टैंक्स की दी जाएगी ट्रेनिंग। ब्रिटेन ने यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया है। तो ये अहम खबर चैलेंजर 2 टैंक्स की डिलीवरी से जुड़ी। कैप्टन श्याम कुमार, किस तरह से इस डेवलपमेंट को आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब ये आसार जताए जा रहे हैं और नाटो की तरफ से ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं कि नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है इस जंग में? ऐसे में बड़े बड़े टैंक्स भी अगर भेजे जाएंगे यूक्रेन को, अगर इनकी मदद पहुंचेगी तो क्या होगा? टैंक की कंट्रोवर्सी कुछ दिनों से चल रही थी और जर्मनी ने फाइनली अपने लेपर्ड टैंक्स देने का वादा कर लिया। चैलेंजर टैंक्स ब्रिटेन से दिए जा रहे हैं। सिर्फ 14 दो स्क्वाड्रन बनेंगे इनके, शायद वो भी ना बन पाए। और ये एक तरह से एक सिंबॉलिक गेस्चर है, कुछ खास नहीं मिलने वाला इससे उनको। पोलैंड की तरफ से जो लेपर्ड टैंक्स आएंगे, ये सारे वेपनरी जो आ रहे हैं ये सारे एस्केलेट कर रहे हैं, जैसा पुतिन कह रहे हैं कि एस्केलेट करेंगे वॉर को, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए जर्मनी बड़ी सावधानी से एयरक्राफ्ट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है, उनके देश में इसकी चर्चा हो रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हिमार्स के लॉन्ग रेंज आर्टिलरी या कोई भी, या इसकी बात करते हैं पेट्रियट मिसाइल की बात करते हैं, तो ये जो मिसाइल है इसकी 90, 130 और 300 किलोमीटर की रेंजेज है। इनको जो दिया जा रहा है सिस्टम, ये सब छोटी रेंज का दिया जा रहा है। तभी तो उसने सर अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात की है, क्योंकि लेकिन वो कब्जे की नहीं इस दे लड़ाई रहे हैं। में देखिए पिछले 6 महीनों से लगातार ये डिमांड है, वो नहीं दे रहे हैं। रशिया की बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहता अमेरिका और नाटो कंट्रीज, वो इन्वेड नहीं करना चाहते, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में नहीं जाना चाहते ताकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो। लेकिन रशिया, मैं 2 बात और कहना चाहूंगा, रशिया खार्किव पे अटैक किया उसने कल और खेरसन पे अटैक किया उसने कल, बाखमुत पे कर रहा है, अब वो नॉर्थ जाएगा। बेलारूस की चुप्पी से आप सावधान रहिए, वहां पे वो रेडी हैं। रूस पर विध्वंसक अटैक, इसी को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां एंटी एयरक्राफ्ट गन से ये वार किया गया है और यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो दावे इस बीच ये किए जा रहे हैं कि जिन इलाकों पर रूस अपना दबदबा बना चुका है वहां पर काउंटर अटैक करते हुए यूक्रेन कामयाबी हासिल कर रहा है। सर यही कुमार सर वजह है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड करते हुए, मारक क्षमता ऐसे हथियारों की डिमांड के तौर पर रखते हुए जहां यूक्रेन ये साबित कर दे कि वो अपने इलाकों को छुड़ा चुका है। चर्चा करने से पहले ये तस्वीरें आपके सामने। और ये क्रूशियल टाइम है सर, इसीलिए इन तस्वीरों को जारी करके ये दावे किए जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। एक बड़ा पिक्चर हम देना चाहते हैं। लड़ाई की जो हालत है डॉनबास रीजन में, कि बाखमुत में हो या ज़ेपोरिज़िया में हो, टिपिकल ट्रेंच वॉरफेयर की कहानी चल रही है। दोनों तरफ से सेना जो है अड़ी हुई है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर कर रही है। लेकिन अगर बड़ा पिक्चर देखें तो ये समझ में आता है, विंटर के बाद में ये पॉज चल रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉज। आप आगे की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, हथियार,
आर्ममेंट्स सर, लेकिन हथियार के साथ साथ हथियारों को चलाने और उसकी ट्रेनिंग पर तो रशिया सवाल उठा रहा है ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि रशिया खुद बहुत कमजोर है, उसने प्राइवेट आर्मी का हिस्सा का हेल्प लिया है ये बॉम्ब इस एरिया में काबू करने के लिए, और उनकी जो मैन पावर की जो स्थिति है उतनी ही पुअर है या ज्यादा पुअर है विद यूक्रेन। देयरफॉर ये जो स्ट्रेटेजिक पॉज जो कह रहे हैं ये फोर्स किया गया है, बिकॉज आप 3rd या 15th राउंड बॉक्सिंग में जो बॉक्सर्स होते हैं थके हुए हैं जी, हाथ चला रहे हैं, कुछ बिल्कुल करने को नहीं पता। बिल्कुल तो सही अगला बात है जो सर। समय है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।